अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, टेट के साइंस के कंटेंट के इस सेशन में मैं एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने मैटर अराउंड अस, हमारे अतराफ़ व अकनाफ मादा टॉपिक के तहत जो आपके टेट के सिलेबस में दिया गया है उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि आपके टेट के सिलेबस में इस उन्वान के तहत कौन कौन से ज़ैली उन्वानात मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, methods of separation of mixtures, metals and non-metals, physical and chemical properties of metals and non-metals, acids, bases and salts, and neutralization, coal and petroleum, combustion and fuel, types of combustion, temperature of combustion, calorific value, fibers, types of fibers, plastics, types of plastics, uses of plastics and environment। तो नाजरीन, इन तमाम उन्वानात पे आपको इस चैप्टर में अहाता करना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के ताल्लुक से। यहाँ पर आप देखिए कि मादे की जो खुसूसियात हैं, जो सबसे बेसिक खुसूसियात हैं वो है ठोस, माया और गैसेस। यहाँ पर आप इस शक्ल गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अक़साम ठोस होते हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाले ज़रात होते हैं वो काफ़ी करीब करीब होते हैं और इनके दरमियान जो जगह होती है वो काफ़ी कम होती है। इसी तरीके से मायात में ठोस के मुकाबले में ज़रात दूर दूर होते हैं और कम होते हैं। इसी के अलावा गैसों में ज़रात बहुत कम और बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस वजह से इनमें जो खुसूसियत है ईजाज़ पजीरी से मुराद के ज़रात को कुछ दबाव के तहत ख़रीब लाना। चूँकि ज़रात में अगर जगह होगी तो उनको किसी दबाव के तहत ख़रीब लाया जा सकता है। जब उनको ख़रीब लाया जाता है तो हम उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आप यहाँ पर गौर करेंगे, चूँकि यहाँ जो ज़र्रात मौजूद हैं ठोस में ये पहले से ही करीब करीब हैं, लिहाजा इनमें इजाज़ पजीरी काफ़ी कम होगी बमुकाबले पानी के। चूँकि पानी के ज़र्रात कुछ दूरी पर होते हैं तो इनमें थोड़ी सी हल्की सी इजाज़ पजीरी मुमकिन है, जबकि इजाज़ पजीरी गैसों में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी जो सबसे बेहतरीन जो मिसाल है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्रेस्ड यानी कि नेचुरल गैस, कुदरती गैस को कंप्रेस करके यानी कि इजाज़ पजीरी के बाद सिलेंडरों में भरा जा रहा है और ये ईंधन के बतौर इस्तेमाल की जा रही है। मादे की एक और ख़ासियत है नुफूज़ पजीरी, मादे के ज़र्रात का एक मुकाम से दूसरे मुकाम में सफ़र करना। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखिए आप नुफूज़ पजीरी की मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि आपने अगर किसी कमरे में अगरबत्ती जलाई हो, किसी कोने पे आप अगरबत्ती जलाने पर वो खुशबू तमाम कमरे में महसूस होगी। वैसे ही आप देखेंगे कि रेलगाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो सिर्फ रेलवे पटरियों के अतराफ या रेल जिस रास्ते से गुजरती है बस वहीं पर मुंजमद नहीं हो जाता, बल्कि वो माहौल में फैल जाता है। ये जो वजह इसकी ये है नुफूज़ पजीरी यानी कि डिफ्यूजन। आइए इसके बाद देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। यहाँ पर देखिए सब्सटेंसेस के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जो अभी ज़र्रात के बारे में हमने सुना है कि ज़र्रात अगर एक जैसे हों, हमने ज़र्रात के करीब और दूर के एतबार से जैसा देखा, यहाँ पर एक जैसे अगर ज़र्रात हों तो उसका नाम क्या होगा? जी हाँ, वो खालिस होगा। और वो ज़र्रात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़र्रात एक जगह अगर मौजूद हों तो वो आमेज़ा कहलाता है। तो आमेज़े के अंदर हर एक जो शय होती है खालिस शय, यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा खालिस शय हैं और हर एक खालिस शय की अपनी ज़ाती खुसूसियत यहाँ पर उसी तरीके से बरकरार होती है। आइए इसके बाद देखते हैं, आमेज़ा ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। जब आमेज़े की एक शय दूसरी शय में हल हो जाती है तो यह आमेज़ा महलूल कहलाता है। मिसाल के ज़रिए आप गौर कीजिए कि जब नमक को पानी में डाल दिया जाता है तो क्या होगा? जी हाँ, नमक पानी में हल हो जाएगा। चूँकि नमक पानी में हल हो रहा है, हल होने वाली जो शय है वो मुनहिल कहलाती है और जिसमें हल हो रहा है वो मुहल्लिल कहलाती है। पीपीटी देखिए, नमक मुनहिल है और पानी मुहल्लिल, यानी जो शय हल हो जाती है वो मुनहिल और जिसमें हल हो वो मुहल्लिल, और इन दोनों से बनने वाला जो आमेज़ा है वो कहलाता है महलूल। इस तरीके से जो महलूल की अक़साम होंगी हल पजीरी के एतबार से दो होंगी, एक मुतजानिस यानी होमोजीनियस और दूसरा गैर मुतजानिस यानी हेटेरोजीनियस। आइए देखते हैं मुतजानिस किसे कहते हैं। मुतजानिस से मुराद ऐसा महलूल जिसमें मुनहिल और महलूल अलग अलग दिखाई ना दें और वो एक दूसरे में हल हो जाएं, और गैर मुतजानिस का आमेज़ा ऐसा है जिसमें मुनहिल और महलूल अलग अलग महसूस हों
और उसका मौजूदगी का पता चले। ये गैर मुतजानिस। अब मिसाल लेंगे यहाँ पर हम, नमक और पानी का जो महलूल है वो होमोजेनियस होगा यानी कि मुतजानिस। और अगर आप शक्कर को पानी में घोलेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी मौजूदगी का एहसास आपको होगा, तो वो शक्कर का जो महलूल होगा वो एक गैर मुतजानिस आमेज़ा हो सकता है। यहाँ पर एक है सैरशुदा और दूसरा है ना सैरशुदा। ये सैरशुदा महलूल क्या है? क्या आप एक ग्लास पानी में जितनी चाहे उतनी मकदार में नमक हल कर सकते हैं? क्योंकि नमक तो पानी में हल पजीर है और जो महलूल हासिल होगा वो मुतजानिस है। क्या आप चाहे जितना भी नमक उस एक गिलास पानी में डाल दें, क्या वो हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। एक मखसूस मकदार तक उसमें हल होगी और माबाकी का उसमें वैसे ही गैर हल पजीर रह जाएगा। यानी कि जिस तपिश पर पानी के अंदर एक मुकर्रर मकदार में नमक हल होता है वो पानी की हल पजीरी कहलाएगी। और जो हल पजीरी वो होगी, हल पजीरी की जो हद होगी जिसके बाद नमक को मजीद पानी में हल ना किया जा सकता हो, वो महलूल कहलाता है सैरशुदा। यानी कि जिसमें नमक की मजीद मकदार हल पजीर ना हो। और उर्फ़ आम में अगर किसी मुहल्लिल में मजीद मुनहिल की मकदार हल पजीर की गुंजाइश ना हो तो वो सैरशुदा महलूल कहलाता है। ना सैरशुदा इसके अपोजिट, यानी कि अगर किसी मुहल्लिल में मुनहिल की मकदार मजीद काबिल हल हो तो वो ना सैरशुदा महलूल कहलाता है। आइए इसके बाद देखते हैं गैर मुतजानिस महलूल की क्या अक़साम हैं। गैर मुतजानिस महलूल की दो अक़साम हैं। एक है मुस्तअल्लिक़ यानी कि सस्पेंशन और दूसरा है गरवानी यानी कि कोलाइड। आप लोगों ने बच्चों को जो दवा दी जाती है आम तौर पर सिरप्स में दी जाती है या सस्पेंशन होते हैं, इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि वो जो दवा होती है वो उस कीमियाई मादे में माए में हल पजीर की हालत में नहीं होता बल्कि नीचे की तरफ तलछट में बाकी रहता है। जब हम उसको शेक करते हैं तब दवा अच्छी तरीके से मिल जाती है, उसको हम कहते हैं मुस्तअल्लिक़ यानी सस्पेंशन। ये जो गरवानी है इसके अंदर क्या होता है, महलूल यूं तो देखने में मुतजानिस नज़र आता है लेकिन हकीकतन वो मुतजानिस नहीं होता। इसके अंदर गरवानी में जैसा कि हम महलूल में एक मुनहिल और दूसरा मुहल्लिल लेते हैं, वैसे ही गरवानी जो महलूल है इसके अंदर एक होता है इंतशारी वास्ता और दूसरा होता है मुंतशिर जुज़। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा मकदार में इंतशारी वास्ता मौजूद होता है उसमें इंतशारी जुज़ मुंतशिर हालत में पाया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुस्तअल्लिक़ और गरवानी में क्या फ़र्क है। ये महलूल गैर मुतजानिस होते हैं और ये भी गैर मुतजानिस होते हैं। इनमें मौजूद ज़र्रात को सादा आँख से देखा तो जा सकता है लेकिन इसमें मौजूद गरवानी में मौजूद ज़र्रात को सादा आँख से नहीं देखा जा सकता। ये ज़र्रात रोशनी को शुआ को मुंतशिर कर सकते हैं और नूर का रास्ता दिखाई देता है, जबकि ये ज़र्रात काफ़ी छोटे होते हैं जिसकी वजह से रोशनी की शुआएँ मुंतशिर हो जाती हैं, जिसकी वजह से रास्ता रोशन हो जाता है। इसी को हम टिंडाल का इफेक्ट भी कहते हैं। ये टिंडाल के इफेक्ट को समझने के लिए आप उस मौके को गौर कीजिए जबकि आपके घर में एक खिड़की हो और उसमें से सूरज की शुआएँ दाखिल हो रही हो, और वो सूरज की शुआएँ जब दाखिल होती हैं उन शुआओं में आपने हरकत करने वाले छोटे छोटे ज़र्रात को कभी देखा होगा ना। वो जो ज़र्रात हरकत कर रहे हैं वो आपको टिंडाल का इफेक्ट कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे ज़र्रात मुंतशिर यानी कि वास्ते में हरकत करते हुए नज़र आते हैं, उसको हम टिंडाल का इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद मुस्तअल्लिक़ महलूल को बगैर खलल दिए अगर रख देते हैं तो उसकी निचली सतह में तमाम ज़र्रात जमा हो जाते हैं और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर नहीं कर पाते, जबकि महलूल को खलल ना देने के बावजूद भी ये ज़र्रात तहनशीन नहीं होते और गरवानी महलूल हमेशा क़याम पजीर होते हैं और हमेशा ये रोशनी की शुआओं को मुंतशिर करते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक पे आपका सवाल पूछा जा सकता है कि बग़ैर डिस्टर्ब के रख देने पर भी क्या मुस्तअल्लिक़ रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसके बाद मुस्तअल्लिक़ गैर क़याम पजीर होते हैं और तख्तीर के ज़रिए महलूल के अज्जा को आसानी से अलहदा कर लिया जा सकता है, जबकि गरवानी महलूल में अमले तख्तीर के ज़रिए महलूल के अज्जा को अलहदा नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए मरकज़ गुरेज़ तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा। तो देखिए नाज़रीन, मरकज़ गुरेज़ तरीक़ा क्या है? मरकज़ गुरेज़ तरीक़े से मुराद जब हम किसी इम्तिहानी नली में जब महलूल को चाहे वो गरवानी हो या कोई और महलूल डालकर उसको एक ताकत के ज़रिए घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, जो वज़नी शय होती है वो दूर चले जाती है और जो हल्की शय होती है ऊपर रह जाती है। यानी कि पानी के अंदर आप कोई गरवानी शय डाल दीजिए जो कि आसानी से हल पजीर ना हो और वो मुंतशिर हो जाए, जैसे कि मैंने शक्कर का महलूल कहा,
यूँ तो शक्कर की कुछ मकदार तो हल होती है, लेकिन ज़्यादातर मकदार नमक की तरह हल नहीं होती। तो आप जो इसको सेंट्रीफ्यूज आले में अगर डालेंगे तो आप गौर करेंगे कि शक्कर की मकदार नीचे की तरफ जमा हो गई है और पानी उसके ऊपर है, और आसानी से आप पानी को अलहदा कर ले सकते हैं। ये मिसाल आप वॉशिंग मशीन में भी देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में जो सुखाने वाला हिस्सा होता है उसमें ये मरकज़ गुरेज तरीक़ा ही होता है, जिसकी वजह से तेज़ घूमकर पानी के ख़तरों को वह मशीन कपड़ों से अलहदा कर देती है। यानी कि वज़न शय को हल्के शय से अलग करने का ये तरीक़ा है, यह मरकज़ गुरेज तरीक़ा कहलाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि गरवानी की क्या अक़साम हैं। यहाँ पर देखिए इंतशारी वास्ता और मुंतशिर अज्जा की बुनियाद पर गरवानी की यहाँ पर अक़साम दी गई हैं और उनकी मिसालें भी यहाँ पर हैं। अगर इंतशारी वास्ता गैस हो और इसमें माया हो तो वो जो कहलाती है किस्म गरवानी की, वो एरोज़ोल कहलाती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल क्या है, कोहर बादल। चूँकि बादल क्या है, माया है और ये गैस के अंदर यानी कि हवा में पाया जाता है, लिहाजा ये गरवानी है। दूसरा है गैस में ठोस, जैसे कि धुआं है, गाड़ियों का धुआं, यानी कि धुआं क्या है, ये कार्बन है जो ठोस हालत में पाया जाता है, जो गैसों में मौजूद होता है। यानी कि गैसों में बतौर मुंतशिर अज्जा कार्बन के अशिया पाई जाती हैं जो कि एरोज़ोल ही कहलाएंगी, और ये यानी कि सॉलिड इन गैस कहलाती है। उसके बाद माए में गैस, माए में गैस ये झाग है, यानी कि हजामत के लिए जो इस्तेमाल होने वाला क्रीम, शेविंग क्रीम जिसे कहते हैं हम, ये शेविंग क्रीम में बेस मटेरियल तो माया होता है, लेकिन उसके अंदर गैस की थोड़ी सी मकदार पाई जाती है बतौर मुंतशिर अज्जा, लिहाजा ये झाग की किस्म है। इसके बाद माए में माया, एक माए में जब दूसरा माया होता है तो हम इस गरवानी की इस किस्म को मुस्तहल्लब यानी कि इमल्शन कहेंगे, जैसे कि दूध। और दूसरा है चेहरे पर लगाने वाला क्रीम, जैसे कि फेस क्रीम्स है जो चेहरे पर निखार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो फेस क्रीम्स इमल्शंस होती हैं। इसके बाद माए में ठोस, इसको हम सॉल कहते हैं। ये सॉल है जैसे कि कीचड़ है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आमतौर पर असास होता है, इसको हम तेजाबियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड की एक मिसाल है गरवानी में। उसके बाद ठोस में गैस, यानी कि गैस इन लिक्विड, ये क्या है, स्पंज। आपने स्पंज को देखा होगा कि मसामदार होता है, यूँ तो देखने में वो ठोस होता है, लेकिन उसमें बारीक बारीक मसाम यानी कि सुराख पाए जाते हैं, जिस मसामों के जरिए उसके अंदर हवा यानी कि गैस उसकी जगह ले लेती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैस इन सॉलिड। इसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, ये जेलीस, आपने देखा होगा कि जेली जो इस्तेमाल की जाती है, या फिर मक्खन हो गया या पनीर हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, जेली टाइप के अंदर आती हैं, और मुंतशिर जो जुज़ होता है वो माया होता है और इंतशारी वास्ता इसमें ठोस होता है। और आखिर में है सॉलिड सॉल, इसमें ठोस में ठोस ये इंतशार होता है, जैसा कि शीशा, रंगीन पत्थर, ये तमाम क्या है, ठोस में ठोस की मिसालें हैं। नाज़रीन, आपने गरवानी की मुख्तलिफ अक़साम पर गौर किया। इस एतबार से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मुस्तहल्लब में मुंतशिर जुज़ और इंतशारी वास्ता क्या हो सकता है, या किसी एक को पूछा जा सकता है कि एरोसोल है, या फिर आपको डायरेक्ट मिसाल के ज़रिए पूछा सकता है कि कोहर में मुंतशिर जुज़ क्या है, ठोस, माया, गैस या कोई नहीं। इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। या हजामत का क्रीम कौन से किस्म है, गैस इन सॉलिड की मिसाल, इसी तरीके से जेली के बारे में पूछा जा सकता है, ये लिक्विड इन सॉलिड की मिसाल है। इस तरीके के सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले हमने मिक्सचर के बारे में देखा। आमेज़े के अंदर एक से ज़्यादा अशिया पाई जाती हैं जो अपनी खुसूसियात को नहीं खोती। आइए इनकी जो अलाहिदगी का तरीका है इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखिए कि हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। जैसे चावल के अंदर बारीक बारीक कंकरे आ जाते हैं, या कोई तरकारी या मेवे वगैरह हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छे होते हैं और कुछ ख़राब हो चुके मेवे वगैरह, तरकारी वगैरह होते हैं, तो हम उनको हाथ से चुनकर छांट लेते हैं, इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अगला जो तरीका है पछोड़ना, विनोइंग, यानी कि हवा के जोर के जरिए। जैसा कि किसान क्या करते हैं, चावल या धान वगैरह के साथ में जो मिट्टी या कंकर वगैरह आ जाते हैं उसको दूर करने के लिए थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होकर एक सूप वगैरह के जरिए आहिस्ता से वो हवा जहाँ पर ज़्यादा होती है उस मकाम पर वो गिराते हैं उसको, तो हवा के जोर के जरिए जो हल्की चीज़ होती है अलग और जो वजन चीज़ होती है वो अलग हो जाती है। इसको हम पछोड़ना या विनोइंग कहते हैं। अगली जो मिसाल है सेडिमेंटेशन, यानी कि तह नशीनी या रसूब बनना, तरसीब। जैसे कि मैंने अभी आपको मिट्टी की मिसाल दी थी कि अगर पानी के अंदर मिट्टी मौजूद हो तो उसको कुछ देर के लिए बगैर डिस्टर्ब किए अगर छोड़ देते हैं तो वो तमाम के तमाम नीचे जाके जमा हो जाएगा और ऊपर की तह हम आसानी से उसको अलहदा कर ले सकते हैं। इसके बाद है सीविंग, छलनी करना। आप जानते हैं कि छानना या छलनी करना, इसमें दो चीज़ें होती है। जैसा कि चावल है,
और उसके अंदर से बारीक जो चावल के टुकड़े जिसे हम कनकी कहते हैं उसको अलग करने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। आटा है छान कर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा चाय को छानना, चाय को छानने में और नॉर्मल ठोस को छानने में क्या फ़र्क है? ये जो चाय को छानने का जो तरीका आता है इसको हम आमतौर पे फिल्ट्रेशन या तख्तीर कहते हैं। ये छलनी करना और तख्तीर, ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आप इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि मिसाल दी जा सकती है कि ये चाय को छानने का तरीका छलनी करना कहलाता है, तख्तीर कहलाता है, तबखीर कहलाता है। इस तरीके से आपको सवालात बना के पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर हम छन्नी से इसको छानते हैं तो हमारा जवाब छन्नी करना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको गौर करना होगा ये जो अमल है ये अमल तख्तीर कहलाता है। इसके बाद जो मेथड्स हैं इसके अंदर एवापोरेशन, यानी कि किसी शय के अंदर पानी की मकदार अगर ज़्यादा हो, ठोस में पानी थोड़ा सा मौजूद हो और वो पानी को अगर हम तबखीर के ज़रिए अलहदा कर दें तो हमें दो मुख्तलिफ चीज़ें आसानी से हासिल हो जाती हैं। जैसे कि इंक वगैरह का तरीका है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, एवापोरेशन के ज़रिए इंक में मौजूद पानी को हटा देते हैं, स्याही में मौजूद पानी को। उसके बाद अगला तरीका है क्रोमेटोग्राफी, कागज़ की लोनिगारी। इसके अंदर भी क्या है, कागज़ के ज़रिए जो कागज़ में पानी जो जज्ब होता है या माया जो जज्ब होता है, इस तरीके से भी हम इसको क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए भी क्या कहलाती है देखते हैं। इसके बाद है कशीद। आपने कशीद किया हुआ पानी काफ़ी सुना होगा, डिस्टिल्ड वाटर। इसके क्या माने हैं? पानी के अंदर कुदरती तौर पर कई नमकियात और मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन साइंसी तजुर्बेगाह वगैरह के लिए हमें पानी की खाली शक्ल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कशीद किया हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। और ये किस तरह से हासिल होता है? हम क्या करते हैं, पानी को पहले से गर्म करके उसको बुखारात में तब्दील करते हैं और बुखारात को कलेक्ट करके ठंडा करने पर हमें जो पानी हासिल होता है वो डिस्टिल्ड वाटर यानी कि कशीद किया हुआ पानी कहलाता है। इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कसरी कशीद। ये कसरी कशीद ख़ास तौर पे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो कच्चा पेट्रोल होता है जो ज़मीन से हासिल होता है, इसके अंदर कई एक बाई प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम उसको जब कसरी कशीद के कालम में देखते हैं तो पेट्रोल, उसके बाद डीजल, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद मोम, उसके बाद तारकोल, इस तरीके से कई अशिया इसके अंदर हासिल होते हैं जो हमारी कई सनतों में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसके बाद आखिर में है सब्लिमेशन यानी कि अमल तस्ईद। अमल तस्ईद क्या है कि इस अमल के अंदर ठोस रास्त तौर पर गैस में तब्दील हो जाता है। इस तरीके के ज़रिए भी जिस अशिया में अमल तस्ईद मुमकिन हो सकती है उसको हम अमल तस्ईद के ज़रिए आसानी से अलहदा कर सकते हैं। ये तो था मिक्सचर और मिक्सचर्स के बारे में। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, धातों की तबई और कीमियाई खुसूसियात। सबसे पहले नाज़रीन, धात किसे कहते हैं? ये ठोस शक्ल में होती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। इसके तबई खुसूसियात को जानने के बाद आप ये आसानी से जान लेंगे कि धात किसे कहते हैं। तो सबसे पहली जो तबई खुसूसियात है वो है चमक, यानी कि इसके अंदर जो सतह होती है चमकदार होती है और जब ये किसी सख्त शय से टकराते हैं तो उसके अंदर गरजदार आवाज़ पैदा होती है। इसीलिए हम इसको स्कूल की घंटियों वगैरह में धातों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि लकड़ी की घंटी। तो आपने कभी देखी होगी? शायद नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ गूंजती नहीं। इसी बात को यहाँ पर गरज के ज़रिए बताया गया है। इसके अलावा तवर्रुख, यहाँ पर आपको तवर्रुख में अगर आप ते को हटाकर पढ़ें तो वो वर्क नज़र आएगा, यानी कि धातों की ये खुसूसियत के एतबार से धात को हम वर्क यानी कि शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तमद्दुद। तमद्दुद से मुराद हम धातों को बारीक तारों में ढाल सकते हैं। तो ये तमाम क्या है, धातों की खुसूसियात हैं। वो अशिया जिनमें चमक हो, जिनकी सतह चमकदार हो, जिनको सख्त सतह से टकराने पर गरजदार आवाज़ पैदा हो और जिनको हम क़ुव्वत आयत करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उनको तारों में ढाला जा सकता हो, और उसके साथ साथ अहम खुसूसियात जिससे ईसाल बर्क़ होता हो, यानी कि बरक़ी रो जिससे गुजर सकती हो। जैसे कि हम घरों में क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपर यानी कि तांबे के तार इस्तेमाल करते हैं और खम्भों पे आमतौर पर एल्युमिनियम के तार लगे हुए होते हैं। ये तमाम के तमाम मोसिल है, यानी कि इनमें से बरक़ी रो गुजरती है और ये अमल ईसाल बर्क़ कहलाता है। इसके बाद ईसाल हरारत। आपने अपने घरों में पकवान में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को देखा होगा, ये तमाम के तमाम धातों के बने होते हैं। हाँ, उनके दस्ते हो सकता है कि प्लास्टिक या लकड़ी के हो सकते हैं, लेकिन असल जो पकवान की शय होती है, जो उनका बेस या उनकी जो दीवारें होती है वो धातों की होती हैं। ये इसलिए होता है कि धातों के अंदर ईसाल हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से खाने को पकाने में आसानी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये धातों की तबई खुसूसियात है। अगर ये तमाम खुसूसियात किसी शय में पाई जाती हो तो वो धातें कहलाती है। लेकिन यहाँ पर दो नुकात अहम हैं कि
सबसे पहले ये मैंने कहा था कि ये ठोस होती है और सख्त शय से टकराने पर वो क्या होती है, गरजदार आवाज देती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है मर्क्यूरी का, पारे का। पारा ना तो ठोस हालत में होता है और ना ही वो सख्त सतह से टकराने पर उसके अंदर गरजदार आवाज पैदा होती है। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना होगा कि कौन सी धात है जो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, आपको पूछा जा सकता है। हाँ, उसकी सतह तो चमकदार होती है लेकिन उसको वर्क या तार में नहीं डाला जा सकता। तो इस तरीके से मर्क्यूरी का एक एक्सेप्शनल केस है। और इसी के साथ साथ एक और एक्सेप्शनल केस है, सोडियम का जो फॉर्म होता है, आप रबर जो लेते हैं यानी कि जो मेटने के लिए इरेजर इस्तेमाल होता है उस तरीके का होता है वो, या पनीर के ऐसा कह सकते हैं आप उसे। उसके अंदर भी वो भी तबई तौर पे इन खुसूसियात का इजहार नहीं करती, लेकिन वो एक धात है। तो कि कोई शक्ल कोई शय धात है या अधात है, हम उसको इन तमाम खुसूसियात के होने पर धात तो कह सकते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई खुसूसियात ना हो, लेकिन अगर वो कीमियाई खुसूसियात के एतबार से धातीय खुसूसियात का इजहार करती हो, तब भी वो धात कहलाएगी। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, धातुओं और अधातों का ऑक्सीजन से तामुल। देखते हैं कि धात और अधात ऑक्सीजन से किस तरह तामुल करती है। तो सबसे पहले जब ये मैग्नीशियम जो धात है ऑक्सीजन से तामुल करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और जब इसका महलूल, ये तो ठोस हालत में हासिल होती है, इसका राख हासिल होती है, इसको जब पानी में हल करके लिटमसी कागज़ के ज़रिए जांचा जाता है तो ये पता चलता है कि ये एक असासी खुसूसियत की हामिल है। इसके बाद सल्फ़र, ये एक अधात है। अगर इसको हम ऑक्सीजन से तामुल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से तामुल से मुराद जलाना, तो इसे क्या होता है, हासिल होने वाली जो शय है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, ये राख होती है सल्फ़र की। इसको जब हम पानी के चंद बूंद डालकर हल करते हैं और इसको लिटमसी कागज़ की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल हुई है ये तुरशई खासियत रखती है। यानी कि इन जनरल आपको ये बात याद रखनी होगी कि धातें जब ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो धाती ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी खुसूसियत असासी होती है, और अधातें जब ऑक्सीजन से तामुल करती हैं तो ये तुरशई अधाती ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है। धातों को जंग लगना ये एक आम मुशाहिदा है, आप लोगों ने कई मरतबा देखा होगा कि जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन और बुखारात से जब कोई धात की सतह रास्त तौर पर तमास में आती है तो इसकी सतह जंग आलूद हो जाती है। जब लोहे की सतह पर रंग किया जाता है तो वह रास्त तौर पर हवा से तामुल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जंग लगने से महफूज होता है। अगर वह रंग किए हुए हिस्से से कुछ हिस्से को खरोंच कर निकाल दिया जाए रंग को, तब इस हिस्से पर वो जंग आलूद हो जाएगा। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ धातों को जंग किस तरह लगता है। मैग्नीशियम का टुकड़ा चमकदार होता है, जब इसको खुली हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसकी चमक खत्म हो जाती है, ये मैग्नीशियम का जंग लगना है। इसके बाद चांदी के अशिया और जो जेवर होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, यानी कि चांदी का जो जंग है वो सियाह होता है। तांबे के मुजस्सिम में बर्तन वगैरह जो होते हैं उनके हल्के सब्ज रंग के हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात अहम है नाजरीन के, तांबे का जो जंग होता है कॉपर सल्फेट, इसको आम जुबान में नीला तोता भी कहते हैं, ये एक जहर है। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका जहर नीला तोता कहलाता है। आइए नेक्स्ट, मुख्तलिफ धातें हवा के अज्जा से मुख्तलिफ अंदाज में तामुल करते हैं, जिसकी शराह तामुल और शराइत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ धातें ऐसी होती हैं जो हवा के अज्जा से तामुल ही नहीं करती, जैसे कि सोना और प्लैटिनम है। सोना और प्लैटिनम जो है इसको बिल्कुल भी जंग नहीं लगता, इसीलिए इसको जेवरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मान नहीं पड़ते। जबकि अलुमिनियम को जंग लगने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए हम घरों में खिड़कियों वगैरह दरवाजे पार्टीशन वगैरह बनाने के लिए अलुमिनियम का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला टॉपिक है कि धातें अधातें पानी से किस तरह तामुल करती हैं। यहाँ पर यह बात गौरतलब है कि तमाम धातें पानी से रास्त तौर पर बिल्कुल फास्ट रिएक्शन नहीं देते, सुस्त रफ्तार तामुल होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सोडियम पानी से बहुत तेज बहुत सरात के साथ तामुल करता है। जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो एक धमाका, एक जोरदार आवाज़ होती है और सरात के साथ पानी से हाइड्रोजन गैस इखराज हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन की जगह लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इसके बाद अगर हम इस सॉल्यूशन को लिटमसी कागज़ के जरिए जांच करेंगे तो मालूम होगा कि वो असासी खासियत का है। जो मुख्तलिफ धातें वगैरह जैसे कि लोहा एल्युमिनियम वगैरह, हम इसको 5 मिनट या 10 मिनट तक भी अगर पानी में रखकर छोड़ दें तो ये फ़र्क आसानी से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आमतौर पर धातें पानी से बहुत ही सुस्त रफ्तार तामुल करते हैं। इसके साथ साथ अधातों का भी देख लीजिए कि आमतौर पर अधातें पानी से तामुल नहीं करती। धातों और अधातों का तुरशे से तामुल जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तुरशा क्या है और असास क्या है। तुरशे मज़े में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमसी कागज़ को सुर्ख में तब्दील कर देते हैं, और असास ये फिसलने वाले होते हैं, चिकने होते हैं और ये सुर्ख लिटमसी कागज़ को नीले रंग में तब्दील कर देते हैं। तो ये तुरशे और असास का एक आम सा डेफिनेशन है।
एक और डेफिनेशन भी हायर क्लासेस में ये दिया गया है कि जो ऐसे अशिया जो पानी के अंदर H+ रवानों के इर्तिकाज में इजाफा करते हैं वो तुरशे कहलाते हैं, और जो अशिया पानी में OH- रवानों के इर्तिकाज का इजाफा करते हैं वो असास कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन तुरशे और असासों का धातों से किस तरह तामुल होता है। तो सबसे पहले देखिए कि आमतौर पर तमाम धातें तुरशों से तामुल करके हाइड्रोजन गैस का इखराज करते हैं, जबकि अधातें आमतौर पर तुरशों से तामुल नहीं करते। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि धातें तुरशों से तामुल करती हैं तो क्या बनता है, जैसे कि हम मिसाल देखते हैं, जिंक ऑन रिएक्शन विथ HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि जब जिंक एक धात है एक तुरशे से तामुल करती है तो यहाँ पर एक नमक हासिल होता है, तुरशे और असास को मुतदिल कर देती है, न्यूट्रलाइजेशन करती है तो नमक हासिल होता है। तो ये कहना बेजाना होगा कि ये तुरशे और धातों का तामुल न्यूट्रलाइजेशन तामुल है, तादीली तामुल होता है। इसी तरीके से अधातें असास से तामुल करके तादीली तामुल बनाती हैं। आप याद रखने के लिए ये गौर कर सकते हैं, अधात की शुरुआत अलीफ से होती है और असास की भी अलीफ से होती है, तो असास और अधात एक दूसरे से तामुल करके तादीली तामुल करते हैं, और यहाँ पर धात जो है तुरशे से तामुल करता है जो कि एक न्यूट्रल तामुल है। ये आपको शॉर्टकट के लिए मैं बतला रहा हूँ। ऐसा तामुल जिसमें तुरशा अपनी तुरशे की खासियत खो दे, असास अपनी असासी खासियत खो दे और नमक हासिल हो, ऐसे तामुलात को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तादीली तामुलात। आइए यहाँ पर चंद मिसालें दी गई हैं धातुओं की आमिलियत को जांचने के लिए कि कॉपर सल्फेट, यहाँ पर एक नमक का महलूल है जिसमें जिंक को डाला गया। यहाँ पर किसका नमक है, कॉपर का, ये भी एक धात है। जब कॉपर सल्फेट महलूल में जिंक को डाला गया तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर उसकी जगह खुद ले ली। इसका यह मतलब है कि जिंक तांबे से ज्यादा अम्ल है। इसके बाद उसी तरीके से कॉपर सल्फेट में जब आयरन यानी कि लोहे को डाला जाता है तो लोहा भी कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। इससे यह पता चलेगा कि आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा अम्लत का हामिल है। और आखिर में जब आयरन सल्फेट में जिंक डाला जाता है तो जिंक आयरन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। यहाँ पर देखिए कि तांबा जिंक को जिंक सल्फेट से नहीं हटा सकता। इसके बाद देखिए लोहा जिंक सल्फेट से जिंक को नहीं हटा सकता, तांबा आयरन सल्फेट से आयरन को नहीं हटा सकता। इन तीनों के एतबार से जिंक सबसे ज़्यादा अम्लियत रखता है, इसके बाद आयरन और इसके बाद तांबा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, धातुओं और अधातुओं के क्या इस्तेमाल हैं। सल्फर का इस्तेमाल आतिशबाजी के अशिया, धमाकू अशिया, बारूद, दियासलाई और एंटीसेप्टिक मरहम वगैरह में होता है, जबकि प्याज, लहसुन, अंडों, बाल और नाखून में सल्फर पाया जाता है। इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन को रंगकट आमिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पानी की तखलीस में भी इसका इस्तेमाल होता है। टिंचर आयोडीन को शोबे तिब में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। ये तो भी आधातों की चंद इस्तेमाल। चांदी के पतले वर्क को मिठाइयों पर लगाया जाता है। अल्मुनियम के पतले वर्क को खाने की अशिया को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्मुनियम और तांबे के आमेजे को करेंसी के सिक्के, तमगे वगैरह बनाने, मुजस्सिमे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्त और लोहे के आमेजे को लोहे की शीट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और बेशतर ज़राअती जो आलात हैं वो लोहे के बने होते हैं। बरक़ी आलात, ऑटोमोबाइल, सैयारचे, हवाई जहाज़, पकवान के बर्तन, मशीन, सजावटी अशिया, इन तमाम अशिया को धातुओं से बनाया जाता है, क्योंकि धातुओं में तवर्रुक़, तमद्दुद जैसी और ईसाल बर्क़ और ईसाल हरारत जैसी खासियत पाई जाती है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में धातुओं का काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है। तुरशे और असास के बारे में मज़ीद थोड़ी सी मालूमात। अभी आपने तुरशे के मुतालिक जाना, असास के मुतालिक जाना, साल्ट के मुतालिक जाना। जब तुरशे और असास आपस में मिलते हैं तो साल्ट बनते हैं। ये अमल न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में अभी आपने सुना। इसके बाद देखिए कि तुरशे का किस तरह से तामुल होता है। यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं चंद, ब्लू लितमस, रेड लितमस यानी कि नीला लितमसी कागज़, सुर्ख लितमसी कागज़, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। यहाँ पे एसिड में क्या होगा इसका ताल्लुक अमल के जब नीले लितमसी कागज़ को तुरशे में डुबाया जाएगा तो वो सुर्ख हो जाएगा, और सुर्ख लितमस को तुरशे में डुबाया जाएगा तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि वो रेड ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज भी तुरशे में अपना रंग सुर्ख कर देगा, जबकि फिनाफ्थलीन जो एक बेरंग में आया है ये कलरलेस रहेगा। यहाँ पर आप एक बात याद रखने के लिए देख सकते हैं कि जो रंगीन शय है वो सुर्ख में तब्दील हो जा रही है तुरशई महलूल में, और जो बेरंग है वो अपने रंग को वैसे ही बेरंग रह रहा है। अगला है यहाँ पर देखिए आप, असास में क्या होगा, ब्लू लितमसी कागज़ ब्लू ही रहेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा और फिनाफ्थलीन जो बेरंग है वो रेड हो जाएगा।
यहाँ पर ये बात याद रखिए कि बेरंग को सुर्ख करने वाला जो है वो यहाँ पे तुरशा नहीं बल्कि असास है। यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि इन लोगों का न्यूट्रल महलूल में यानी कि तादिली महलूल में जो अपना ज़ाती रंग होता है वही होता है। आइए देखते हैं कि चंद मज़ाहिर के बारे में। इनमें से चंद कुदरती मज़ाहिर हैं, जैसा कि लिटमसी कागज़ हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी, उसके बाद रेड कैबेज जूस यानी कि सुर्ख गोभी का रस, उसके बाद चाइना रोस, इसके बाद सिंथेटिक में अभी आपने जैसा देखा फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है, और आखिर में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से मुराद यहाँ पर क्या होता है कि किसी शय में उसकी बो रख दी जाती है, जैसा कि प्याज है या वेनिला है या फिर लौंग वगैरह का तेल है, इसके अंदर हम किसी कपड़े वगैरह में इसकी खुशबू को जज़्ब करवा देते हैं, उसके बाद इसका तामुल तुरशे और असास से कर सकते हैं। तो खुशबू की बुनियाद पर जिनको हम बतौर इंडिकेटर यूज़ करते हैं इनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो मिसालें दी गई एक बार देख लीजिए, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। आज के इस टेट के सेशन में बस इतना ही। इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है इंशाल्लाह अगले सेशन में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।